हेलो फ्रेंड्स। और आज की इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर में ऑलरेडी हम लोग सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग पिछले लेक्चर को जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में डल चुका है। ठीक है। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था, अगर कोई भी हम लोग को ज्योमेट्रिकल बॉडी दिया गया है तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं। और यूनिफॉर्म रॉड के लिए हम लोग प्रूफ भी किए थे कि यूनिफॉर्म रॉड क्या है, एक ज्योमेट्रिकल सिमेट्रिक बॉडी है और उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करता है, उस बॉडी के सेंटर पे लाई करता है, और उसको हम लोगों ने प्रूफ भी किया था। आज उसी प्रकार कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं आपके एनसीईआरटी में जिसको हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। अलग अलग बॉडी में हमको ये पता लगाना है कि उस बॉडी में सेंटर ऑफ मास जो है कहाँ पे लाई करेगा। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल 7.1 देखते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि ये बोलना क्या चाहता है। फाइंड द सेंटर ऑफ मास 3 पार्टिकल एट द वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। हमको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, जैसे कि आप लोग इसमें डायग्राम में देख पा रहे हो, ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें ये इसका जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स जो है क्या है, इक्वल है, इसीलिए यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला गया है। द मास ऑफ द पार्टिकल आर 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम रिस्पेक्टिवली। और यहाँ पर इस ट्रायंगल में ओरिजिन पॉइंट पर जो पार्टिकल रखा हुआ है इसका मास कितना है, 100 ग्राम है। पॉइंट बी पर जो मास रखा हुआ है उसका मास कितना है, 150 ग्राम है। और पॉइंट बी पर जो मास रखा हुआ है उसका मास कितना है, 200 ग्राम है। Each side of equilateral triangle is 0.5 लॉन्ग। और इसका जो वर्टेक्स का जो लेंथ है या लंबाई है वो कितना दिया हुआ है, 0.5 मीटर। चाहे हम ओ ए की बात करें, चाहे हम ए बी की बात करें, चाहे हम ओ बी की बात करें, तीनों ही वर्टेक्स की लेंथ कितनी है, 0.5 मीटर, 0.5 मीटर, 0.5 मीटर। अब हम लोग को क्या करना है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए हम लोग को सेंटर ऑफ मास पॉइंट फाइंड करना है। वैसे तो इस डायग्राम में आप लोग को दिख चुका है कि यहाँ पर होगा, इस बॉडी में यहाँ पर होगा सेंटर ऑफ मास पॉइंट, लेकिन ये कैसे होगा इसको हम लोग प्रूफ करके देखेंगे। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग को ये जानना जरूरी है कि जो हमको पार्टिकल्स दिया हुआ है उसका कोऑर्डिनेट क्या है। सबसे पहला प्रोसीजर ये है। तो ओरिजिन पर जो पार्टिकल्स होते हैं उसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 0 होता है, क्योंकि यहाँ पर x का भी वैल्यू 0 होता है, y का भी वैल्यू 0 होता है। जिन लोग को कोऑर्डिनेट नहीं पता है, आप लोग मैथमेटिकल बैकग्राउंड फॉर फिजिक्स वाले लेक्चर में जाकर देख सकते हैं, आप लोग को समझ में आ जाएगा कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है और कोऑर्डिनेट क्या होता है। बाय द वे आप लोग ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम, सारा चीज़ मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। ठीक है। उसी प्रकार अगर मैं पॉइंट ए पर जो पार्टिकल रखा हुआ है इसके कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना है, 0.5, ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। और अगर हम लोग y की बात करें तो y का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 0 है। इसलिए पॉइंट ए पर जो पार्टिकल रखा हुआ है इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0.5 और 0 हो जाएगा। यहाँ पर x का वैल्यू 0.5 है, y का वैल्यू 0 है। उसी प्रकार पॉइंट b पर जो पार्टिकल रखा हुआ है यहाँ पर x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा, और y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.25 √3 हो जाएगा। ये कैसे होगा आगे हम लोग देखेंगे इसको। ठीक है। तो ये रहा कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब यहाँ पर ये पॉइंट C जो है सेंटर ऑफ मास पॉइंट है। तो सेंटर ऑफ मास पॉइंट का जो पोजीशन है यहीं पर क्यों आया है, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट जो है 5/18 होता है। इसको भी हम लोग प्रूफ करेंगे। और x का वैल्यू है ये 5/18 जो है, और y का वैल्यू जो है यहाँ पर आता है 1/3 √3 आता है। इसको भी हम लोग आगे प्रूफ करेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग को y का वैल्यू निकालना था। ये पॉइंट b पर जो पार्टिकल रखा हुआ है यहाँ पर कोऑर्डिनेट में हम लोग को x का वैल्यू निकालना था और y का वैल्यू निकालना था। तो यहाँ पर x का वैल्यू कैसे मिला है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हमको कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 0.5। और B का जो पोजीशन है, ओ ए लाइन के रिस्पेक्ट में इसका क्या है, हाफ है।
कितना है, इसका हाफ है। तो यहाँ पर एक पॉइंट आ जाता है पॉइंट सी। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 0.5 है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इसका आधा हो जाएगा, 0.5 का आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो 0.5 का अगर हाफ वैल्यू निकालें तो ये मिल जाएगा हम लोग को 0.25। कैसे मिलेगा, 0.5 को हम लोग 2 से डिवाइड कर दिए हैं तो ये मिल गया 5/2 क्रॉस 10, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4, और इसको सॉल्व करेंगे तो 0.25 मीटर मिल जाएगा। तो यहाँ पर x का वैल्यू मिल गया है, पॉइंट B पर जो पार्टिकल रखा हुआ है उसके लिए 0.25। इसी प्रकार मुझे y का वैल्यू निकालना है। y का वैल्यू मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, दैट मीन्स BC का वैल्यू कैलकुलेट करना है मुझे। किसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, BC का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए यहाँ पर हम लोगों ने कुछ प्रोसीजर कर रखा है, इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक ट्रायंगल है, पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। ट्रायंगल है OCB। अगर इस ट्रायंगल में मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर BC स्क्वायर को इसको मैं इधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ तो मुझे BC स्क्वायर मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे BC का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू OB स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर हो जाएगा। जब मैं इसको इधर ट्रांसफ़र करूँगा तो वो माइनस हो जाएगा। अगर इसके स्क्वायर को इधर ट्रांसफ़र करूँगा तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। और OB का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 0.5, OB का वैल्यू है हमारे पास ऑलरेडी 0.5, और OC का वैल्यू भी हमारे पास है OC। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना होगा, 0.25 होगा। क्यों, क्योंकि ये जो है 0.5 का हाफ है, और इसका हाफ कितना होगा, 0.25। तो इसका स्क्वायर कर देंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 0.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। 0.25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/16 लिख सकते हैं। इसका स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो इसको 1/2 लिख सकते हैं, इसको 1/4, बट स्क्वायर निकालेंगे तो 1/4 हो जाएगा और ये 1/16 हो जाएगा। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो √12/64 आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 1/8 √12, और √12 को हम लोग लिख सकते हैं 3×4। अब यहाँ पर 2 को अगर हम लोग 4 को अगर कॉमन निकाल देंगे तो √4 को हम लोग लिख सकते हैं 2, और √3 वैसे ही रहेगा। अब 2/4 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/4 √3 मिलेगा, और 1/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं जी, 0.25 लिख सकते हैं। इसलिए BC का वैल्यू हम लोग को क्या मिल गया है, 0.25 √3 मिल चुका है। तो इस प्रकार से पॉइंट B पर जो पार्टिकल रखा हुआ है जिसकी मास 200 ग्राम है, इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया, x एक्सिस के रिस्पेक्ट में x कोऑर्डिनेट कितना है 0.25, और y का वैल्यू कितना है 0.25 √3, जो कि हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके हैं। अब चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। अब इस फिगर में हम लोग को कौन कौन सा कोऑर्डिनेट मिल गया है, x1 y1 मतलब पहले पार्टिकल्स का कोऑर्डिनेट, मतलब जिसका मास कितना है 100 ग्राम है, उस पार्टिकल्स का कोऑर्डिनेट कितना आ गया है, x1 y1 ये है 0। इसी प्रकार जो दूसरा पार्टिकल्स है जिसका मास है 150 ग्राम, इसका कोऑर्डिनेट कितना आ गया, x2 y2। यहाँ पर इसको हम लोग x1 कंसीडर कर रहे हैं, इसको y1, इसको x2 y2, और इसको हम लोग x3 y3 कंसीडर कर रहे हैं। और वही चीज़ यहाँ पर मैं लिखा हूँ, ये कौन से पार्टिकल्स के लिए है, उस पार्टिकल्स के लिए जिसका मास कितना है 200 ग्राम है। अब हम लोग को पता है, हम लोग पिछले लेक्चर में इसका डेरिवेशंस कर चुके हैं। जो सेंटर ऑफ मास पोजीशन होता है अलॉन्ग x एक्सिस ऐसा कुछ देखे थे, अलॉन्ग y एक्सिस हम लोग ऐसा कुछ फॉर्मूला देखे थे। ये फॉर्मूला था XCM, CM का मतलब होता है सेंटर ऑफ मास, M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3, M1 प्लस M2 प्लस M3। उसके बाद आगे देखते हैं y एक्सिस के अलॉन्ग इसी फॉर्मूले को हम लोग लिख सकते हैं m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 m1 प्लस m2 प्लस m3 ऐसा लिख सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट सिस्टम का वैल्यू हम लोग को मिला था, ये वाला वैल्यू मिला था x1 y1 x2 y2 x3 y3, इन सभी वैल्यू को यहाँ पर पुट करके देखते हैं। तो जब हम लोग पुट करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये वाला फॉर्मूला था हमारे पास। x1 x2 x3 का वैल्यू हमारे पास था ऑलरेडी, और m1 m2 का वैल्यू तो ऑलरेडी हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। m1 m2 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको हम लोग m1 कंसीडर कर लेते हैं, इसको m2 कंसीडर कर लेते हैं, और इसको
m3 कंसिडर कर लेते हैं। तो जब हम लोग सभी वैल्यू को पुट करेंगे तो हमको मिल जाएगा 100 0 150 का मल्टीप्लाई 0.5 से, 200 का मल्टीप्लाई 0.25 से, और नीचे में m1 m2 m3 का वैल्यू है 100 प्लस 150 प्लस 200 और ये जो वैल्यू है ये ग्राम में आएगा और नीचे वाला वैल्यू जो है ग्राम मीटर में आएगा और नीचे वाला वैल्यू जो है ग्राम में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राम ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग को आंसर जो है मीटर में मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो x का वैल्यू है या y का वैल्यू, z का वैल्यू है, ये डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू होता है या डिस्टेंस का वैल्यू होता है या पोजीशन का वैल्यू होता है, तीनों ही बोल सकते हैं। क्योंकि ये हमें क्या बताने वाला है, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बताने वाला है ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस, उसके बाद वाई एक्सिस के अलॉन्ग निकालेंगे। तो इस प्रकार से इस वाले टर्म्स को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हम लोग को 75 मिल जाएगा। इसको भी सॉल्व करेंगे तो हम लोग को 50 मिल जाएगा और इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 200 और 100 300 हो जाएगा और 150 को ऐड करेंगे तो 450 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो 125 अपॉन 450 आ जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 5/18 मीटर। तो यहाँ पर x cm का वैल्यू हमारे पास आ चुका है। अलॉन्ग x एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो सेंटर ऑफ मास पोजीशन है ये हमको मिल चुका है। इसी प्रकार अगर मैं y का फॉर्मूला अप्लाई करूँ, y इज इक्वल टू m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, तो उसी फॉर्मूले में जब मैं इन सब वैल्यू को फिर से पुट करूँगा इस प्रकार से तो मुझे मिल जाएगा y का वैल्यू, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 50√3 अपॉन 450 और जब इसको सॉल्व करेंगे तो √3 अपॉन 9 मिल जाएगा और √3 अपॉन 9 को हम लोग लिख सकते हैं 1/3 √3। अब ऐसा कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि √3 अपॉन 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 9 को मैं लिख सकता हूँ 3×3 और यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ 3 और ये जो 3 है इसको 2 बार √3 करके लिख सकता हूँ, क्योंकि √3 का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये स्क्वायर होकर स्क्वायर रूट कट जाएगा, मुझे 3 ही मिल जाएगा। अब मैं इसको और इसको कैंसिल आउट कर देता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1/3 √3 मिल जाएगा और यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर x का वैल्यू मुझे क्या मिला था, x का वैल्यू मिला था हम लोग को 5/18 मीटर और अलॉन्ग y एक्सिस सेंटर ऑफ मास कितना मिला था, अलॉन्ग y एक्सिस सेंटर ऑफ मास 1/3 √3 मिल गया है। और यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है 5/18 1/3 √3, ठीक है। बट हम लोग को पता कैसे चलेगा कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेंटर ऑफ मास पॉइंट यहीं पर होगा, यहाँ क्यों नहीं है, यहाँ क्यों नहीं है, यहाँ क्यों नहीं है, यहाँ क्यों नहीं, यहीं पर क्यों होगा, हमको कैसे पता चला? तो वो पता चला हम लोग को इस कोऑर्डिनेट की वजह से, क्योंकि यही तो हमको बताएगा सेंटर ऑफ मास पोजीशंस, सेंटर ऑफ मास पॉइंट का पोजीशन। तो इसको ऐसे समझ सकते हो, यहाँ पर जो 5/18 मिला है, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को क्या वैल्यू मिलेगा, 0.27 मिलेगा। और 0.27 बोलने का मतलब क्या है, जैसे कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस इस पॉइंट सी का जो पोजीशन है वो क्या है, 0.25 है। तो 0.25 को अगर मैं 0.27 लिखूं तो यहाँ पर 2 स्टेप आगे बढ़ जाएगा, 1 2, तो यहाँ पर इसकी पोजीशंस क्या होगी, 0.27 होगी। ठीक है, तो ये रहा x का पोजीशन। ठीक है, अब y का वैल्यू निकालना, y का वैल्यू 1/3 √3, तो y का वैल्यू इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिल जाता है 0.19। इसको हम लोग लगभग 0.20 कंसिडर कर सकते हैं। और यहाँ पर y का टोटल रेंज क्या है, y का टोटल रेंज है ये C पॉइंट से B पॉइंट तक टोटल रेंज है 0.25 √3 और 0.25 √3 को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग को मिल जाता है 0.430। क्यों? क्योंकि √3 का जो वैल्यू होता है 1.73 होता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 से तो हम लोग को ये वैल्यू मिलेगा। इसको लगभग हम लोग 0.40 कंसिडर कर सकते हैं। अब 0.40 का अगर मैं हाफ ले लूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 0.20 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है y एक्सिस के अलॉन्ग सेंटर ऑफ मास पोजीशन 0.20 अर्थात 0.40 का आधा होगा। कितना होगा, आधा होगा, क्योंकि आधा इसके इक्वल आ रहा है ना,
ठीक है। अगर ये आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो इसको छोड़ दो, आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझो। 0.40 का आधा कितना होगा? 0.20। इसलिए एक्स एक्सिस में हम लोग को वैल्यू कहाँ पर मिला था? यहाँ पर। वाई एक्सिस में हम लोग को कितनी दूर जाना है? तो इसका आधा जाना है, मतलब इसका आधा। तो इसका आधा कितना होगा? यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर सेंटर ऑफ मास पॉइंट मिल जाएगा। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। अलॉन्ग एक्स एक्सिस, यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में 0.27 लेना है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग हम लोग को क्या लेना है? 0.20 लेना है। अब यहीं पर आएगा, ये वाला वैल्यू को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ये वाले वैल्यू को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। 0.25 है तो 0.27 लेंगे, तो ये पॉइंट जो है यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग 0.25 √3 लिए हैं तो वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में पॉइंट यहाँ पर है, बट हम लोग इसका आधा लेंगे, तो इसका आधा लेंगे तो 0.20 हो जाएगा, क्योंकि इसको सॉल्व करने पर 0.40 है। तो इस CB लाइन का जो आधा होगा वो कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा। बट अलॉन्ग एक्स एक्सिस 0.27 लेना है, इसलिए पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम लोग को मिलेगा सेंटर ऑफ मास पॉइंट। सेंटर ऑफ मास पॉइंट कहाँ पर मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और इसी प्रकार आप लोगों को और कुछ क्वेश्चन आ जाता है आप लोग के एग्जाम में, तो ऐसे ही सॉल्व करना है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी का 7.2 एग्जाम्पल है। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रायंगुलर लैमिना। लेमिना का मतलब होता है टुकड़ा और ट्रायंगल का मतलब होता है ट्रायंगल शेप का हमको एक बॉडी दिया हुआ है या उसका टुकड़ा दिया हुआ है, उसके लिए हम लोग को सेंटर ऑफ मास पॉइंट निकालना है, जो कि इस प्रकार से दिख रहा है आप लोगों को। तो जैसे कि मैं पिछले ही लेक्चर में बता चुका हूं कि सेंटर ऑफ मास पॉइंट जो है कहाँ पे लाई करता है? किसी भी जियोमेट्रिकल बॉडी के सेंटर पर लाई करता है। वो डिपेंड करता है उस बॉडी के शेप के ऊपर और मास के ऊपर। ठीक है, तो इस वाले डायग्राम में अगर मैं सिमेट्रिकल फॉर्म अप्लाई करके देखूं तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट और सेंटर ऑफ मास पॉइंट दोनों ही सेम पॉइंट पर लाई करेंगे, जो कि यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ये तो मैंने डायरेक्ट आंसर बता दिए हैं आप लोगों को, बट इसको समझना है, अंडरस्टैंडिंग करना है कि ये पॉइंट यहीं पर क्यों आएगा। तो इसको समझने के लिए हम लोग जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। जैसे कि ये एक ट्रायंगल है हमारे पास, और अगर इसको मैं छोटे छोटे स्ट्रिप में अगर मैं डिवाइड कर दूं, छोटे छोटे स्ट्रिप में डिवाइड कर दूं, कुछ ऐसे, तो इस वाले स्ट्रिप को अगर मैं ध्यान से देखूं, इस वाले स्ट्रिप को मैं ध्यान से देखूं तो ये एक रॉड की तरह है, एक रॉड की तरह है। तो इसका सेंटर ऑफ मास पॉइंट कहाँ पर आएगा? इसके सेंटर पर। इसको मैं नेग्लिजिबल कंसीडर कर सकता हूँ, है ना, इसको मैं नेग्लिजिबल कंसीडर कर सकता हूँ क्योंकि ये स्मॉल है। तो यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास आएगा। उसी प्रकार इस वाले स्ट्रिप का सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा। उसी प्रकार इस वाले स्ट्रिप का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर आएगा। उसी प्रकार इस वाले का यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर एक मीडियन ड्रॉ कर देता हूं मैं, यहाँ पर एक मीडियन ड्रॉ कर देता हूं जिसको यहाँ पर LP का नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे है। इसी प्रकार इस ट्रायंगल को मैं इस तरह से भी डिवाइड कर सकता हूँ। कैसे डिवाइड कर सकता हूँ? कुछ इस तरह से। ठीक है, आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर कंप्लीट डायग्राम बना दिया हूँ, बट इसमें नहीं समझ में आता तो इसी डायग्राम को या इस डायग्राम को यहाँ पर अलग अलग बना के बता रहा हूँ मैं। इसको फिर हम लोग इक्विलेटरल स्ट्रिप में डिवाइड कर देते हैं। फिर इस वाले स्ट्रिप का कहाँ पर आएगा सेंटर ऑफ मास? यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो ऐसे सेंटर ऑफ मास पॉइंट यहाँ पर हम लोग को मिलेगा अगर इंडिविजुअल स्ट्रिप की बात करें तो। फिर यहाँ पर हम लोग एक मीडियन ड्रॉ कर देते हैं तो कुछ ऐसा लाइन मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं कुछ ऐसा स्ट्रिप बनाऊं, ठीक है, आप लोग को सीधा बनाना है इसको, है ना। तो इस वाले स्ट्रिप का सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा, इस वाले स्ट्रिप का सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा, इस वाले स्ट्रिप का सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा, इसका यहाँ पर। तो इस प्रकार से यहाँ पर मुझे एक मीडियन लाइन मिलेगा और इसी लाइन को, इस वाले लाइन को यहाँ पर LP से रिप्रेजेंट किया गया है, इस वाले लाइन को यहाँ पर RN से रिप्रेजेंट किया गया है और इस वाले लाइन को यहाँ पर MQ से डिनोट किया गया है, जो कि इस वाले लाइन में दिख रहा होगा। ये वाला जो लाइन दिख रहा है, सबसे पहले इस ट्रायंगल को यहाँ पर नाम दिया हुआ है M, N और L नाम दिया हुआ है। यहाँ पर ये जो लाइन मिला है
ये हम लोग को जब एक्स एक्सिस के पैरेलल हम लोग स्ट्रिप ड्रॉ किए हैं तब सेंटर ऑफ मास पॉइंट मिला था, मीडियन लाइन मिला था, उसको यहाँ पर एलपी का नाम दिया हुआ है। जब इधर से हम लोग स्ट्रिप को ड्रॉ किए हैं तब यहाँ पर हम लोग को जो मीडियन लाइन मिला है इसको आर एन नाम दिया हुआ है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। और इधर से जब ड्रॉ किए हैं तो यहाँ पर एक पॉइंट मिला है क्यों। अब ये वाला लाइन एल पी, आर एन और क्यू एन जहाँ पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं, जहाँ पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं वहीं इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास पॉइंट होगा और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट होगा। तो ये तीनों डायग्राम को अगर मैं मिक्स कर दूं, एक ही में ड्रॉ कर दूं, तो ये डायग्राम कुछ ऐसा दिखने लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रूफ हो जाता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट ये जी पॉइंट पर होगा, जहाँ पर एल पी, आर एन और एम क्यू ये हमको सिमेट्रिकल जियोमेट्रिकल सिमेट्रिक फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है इस बॉडी की। और ये तीनों जहाँ पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं वहीं पर इसका सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट होगा। और यही सारा चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है, इसी को मैं यहाँ पर डिटेल में आप लोगों को समझा दिया हूँ। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको आप लोग खुद करके देखिएगा। नहीं, चलो मैं ही बता देता हूँ इसको भी। एग्जाम्पल 7.3 है, ये आप लोग के बुक में दिया हुआ है। यहाँ पर भी हम लोग को सेंटर ऑफ मास निकालना है, बट यहाँ पर जो बॉडी दिया गया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है उसको चलिए देखते हैं। फाइंड द सेंटर ऑफ मास यूनिफॉर्म एल शेप लैमिना। एल शेप लैमिना का मतलब ये है हमको एक बॉडी दिया हुआ है जिसका शेप कैसा है, एल होता है ना अल्फ़ाबेट, वैसी शेप में है ये, या उसी का एक टुकड़ा है। अ थिन फ्लैट प्लेट, और ये प्लेट का बना हुआ है, पतला वाला प्लेट का बना हुआ है। विद डायमेंशन एज सो, और इसका डायमेंशन जो है डायग्राम में शो किया गया है। द मास ऑफ द लैमिना इज़ 3 किलोग्राम्स, और इसका जो मास है, इसका जो मास है वो कितना बोला गया है, द मास ऑफ लैमिना इज़ 3 किलोग्राम। इस एल शेप का जो लैमिना दिख रहा है, टुकड़ा दिख रहा है, इसका टोटल मास कितना है, 3 किलोग्राम है, ऐसा बोला जा रहा है। अब हम लोग को यहाँ पर क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास पोजीशंस निकालना है इस शेप का। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग के एनसीईआरटी एग्जाम्पल में लिखा हुआ है चूज द एक्स एंड वाई एक्सिस एज सो इन फिगर। इस फिगर में जैसे दिखाया गया है एक्स एक्सिस ले लेते हैं और वाई एक्सिस ले लेते हैं। वी हैव द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द एल शेप लैमिना एज गिवन इन द फिगर। और हम लोग इसमें एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग फिर से कोऑर्डिनेट ले लेते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में करे थे। तो ओरिजिन पॉइंट पर जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0 0 होगा। उसी प्रकार ए पॉइंट पर जो पार्टिकल्स है इसका कोऑर्डिनेट 2 0 होगा। ठीक है, उसी प्रकार बी पॉइंट पर जो पार्टिकल रखा हुआ है, अच्छा यहाँ पर ऐसा क्यों ले रहे हैं, यहाँ पर 2 0 2 1 1 1 1 2, इसका रीज़न इसमें लिखा हुआ है क्योंकि इस डायग्राम का एक्सप्लेनेशन आप लोग के एग्जाम्पल में ही दिया हुआ है। ये सारा चीज़ क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। आप लोग ये मत समझना कि एग्जाम्पल में तो ये सब लिखा ही नहीं है, ये तो आंसर में लिखा है। तो भाई अगर ये क्वेश्चन होता, एक्सरसाइज क्वेश्चन होता या एग्ज़ाम में क्वेश्चन होता तो ये सारा चीज़ आप लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ रहता, या फिर ऐसा कुछ देते उसमें डाटा कि उससे आप पता लगा लेते कि इस कोऑर्डिनेट का वैल्यू ऐसा क्यों होगा। ठीक है, बट यहाँ पर एग्जाम्पल है इसलिए यहाँ पर ये सारा चीज़ इसी में दिया हुआ है। इसको एक बार रीड करते हैं फिर आप लोग को समझ में आ जाएगा। वी कैन थिंक ऑफ द एल शेप टू कंजिस्ट ऑफ 3 स्क्वायर ईच ऑफ द लेंथ 1 मीटर। जैसे कि मैं अभी कुछ देर पहले बता रहा था कि सारा डाटा इसमें दिया हुआ है। एल शेप का जो लैमिना दिया हुआ है ये 3 स्क्वायर से मिलकर बना हुआ है, जिसमें से फर्स्ट स्क्वायर को C1 नाम दिया है, दूसरे को C2, तीसरे को C3। और ये C1 C3 इसके सेंटर ऑफ मास को रिप्रेजेंट करता है एल शेप का, जो 3 स्क्वायर से मिलकर बना हुआ है। और ये तीनों स्क्वायर का जो साइड है, साइड मतलब इसका साइड ये है, इसका साइड ये है, ये है, ये है, इसका लेंथ कितना है 1 मीटर है, ऐसा आपको एग्जाम्पल में बोला जा रहा है। तो इसमें जैसे जैसे बोला जा रहा है वैसे वैसे करते हैं। आगे देखते हैं, द मास ऑफ ईच स्क्वायर इज 1 किलोग्राम। अगर मैं इस वाले एल शेप के इस वाले लैमिना की अगर मैं बात करूं तो इसका मास कितना है 1, इसका मास कितना है 1, इसका मास कितना है 1, क्योंकि पूरे एल शेप लैमिना का मास कितना है 3 kg हमको दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, आगे बात करते हैं। सिंस द लैमिना इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब जो है
हर एंगल से इसका जो ज्योमेट्रिकल शेप है वो कैसा है, सिमेट्रिक है ना, ऐसा कंसीडर कर सकते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब कहीं पर टेढ़ा नहीं है ये, है ना, सभी जगह यूनिफॉर्म है, इधर भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, ठीक है, कहीं पर रेक्टेंगल नहीं है, तो इसी को बोला गया है यूनिफॉर्म। द सेंटर ऑफ मास C1 C2 C3, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, इस वाले लेमिना का सेंटर ऑफ मास C1 C2 तो को इस वाले स्क्वायर में जो सेंटर ऑफ मास है C1 इसका कोऑर्डिनेट मिल गया है 1/2 1/2। इसी प्रकार जो C2 है इसका कोऑर्डिनेट मिल गया है 3/2 1/2, और C3 का जो कोऑर्डिनेट लिया हुआ है C3 का 1/2 3/2 लिया हुआ है, और उसी चीज को यहाँ पर लिखा हुआ है बाय सिमेट्रिक देयर ज्योमेट्रिकल सेंटर एंड हैव कोऑर्डिनेट दिस रिस्पेक्टिवली। अच्छा, अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि C1 का कोऑर्डिनेट इतना ही क्यों आया, तो इसको मैं एक बार सॉल्व करके बता देता हूँ। C1 का कोऑर्डिनेट x और y होता है, x का वैल्यू 1/2, y का वैल्यू 1/2। जैसे कि ये स्क्वायर है ना, ये वाले स्क्वायर को मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, है ना, समझाने के लिए, और इसका जो साइड्स है कितना है 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर है। अगर यहाँ पर मैं x एक्सिस ड्रॉ करूँ, यहाँ पर y एक्सिस ड्रॉ करूँ, तो यहाँ से ये ओरिजिन पर तो 0 0 होता है, और यहाँ पर कितना होगा, ये 1 मीटर है, कितना होगा, x एक्सिस का वैल्यू 1 मीटर और y एक्सिस का वैल्यू 0, और इसका हाफ कितना होगा जी, इसका हाफ जो है 1 मीटर का हाफ कितना होगा 1/2, इसलिए यहाँ पर x एक्सिस में कितना आ जाएगा इसका 1/2। ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस जो है x के रिस्पेक्ट में 1/2 है। इसी प्रकार ये वाला डिस्टेंस अब y के रिस्पेक्ट में लेना है, ठीक है। अगर मैं इधर से आऊँ तो ये 1/2 है, इधर से जाऊँ तो ये 1/2 है, क्यों, क्योंकि ये जो है y एक्सिस का 1/2 है और ये जो है x एक्सिस का 1/2 है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, x एक्सिस के रिस्पेक्ट में भी और y एक्सिस के रिस्पेक्ट में भी। चलो दूसरे के लिए प्रूफ करके बताता हूँ मैं। इसी प्रकार C2 के लिए निकाल सकते हैं। इसी प्रकार C2 के लिए कैसे निकालेंगे, C2 के लिए जो कोऑर्डिनेट लिया हुआ है 3/2 लिया हुआ है और 1/2 लिया हुआ है, तो ये है C/2 सॉरी ये है C2। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 1 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 1 मीटर है, तो यहाँ पर इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x का 2 और y का 0 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर अगर y एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालूं तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 2 होगा, y का वैल्यू कितना होगा 1 होगा। अब मुझे क्या निकालना है, सेंटर पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो सेंटर पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा 1/2 होगा, और ऑलरेडी ये 1 मीटर तक यहाँ तक है, यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 1 मीटर है, और इसका आधा कितना होगा, ये पॉइंट होगा। तो 1/2 को ऐड कर दूंगा, 1/2 को ऐड कर दूंगा तो 3/2 आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर x का वैल्यू कितना आ गया 3/2 आ गया। अब उसी प्रकार y एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो y एक्सिस के रिस्पेक्ट में कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा जी, इसका 1 मीटर का हाफ कितना होगा, 1 मीटर का हाफ कितना होगा, हाफ होगा। तो यहाँ पर y का वैल्यू कितना लिया हुआ है, हाफ लिया हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर C2 का भी कोऑर्डिनेट जो है प्रूफ हो जाता है 3/2 1/2। इसी प्रकार C3 का भी निकाल सकते हैं। C3 में x का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर x का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 1/2। देखो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो 1/2, y एक्सिस से एक लाइन ड्रॉ करो तो y एक्सिस में कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 मीटर है, बट ये पॉइंट जो है हमारा यहाँ पर आ रहा है तो इसका आधा 1/2 हो जाएगा, और टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस निकालेंगे तो 1 + 1/2 कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो सेंटर ऑफ मास है इच स्क्वायर में C1 C2 C3 इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास निकल के आ चुका है। अब हम लोग को क्या निकालना है, इस पूरे एल शेप के लेमिना में सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग को x1 x2 x3 का वैल्यू मिल चुका है, तो इसी को हम लोग मान लेते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब इन सभी वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूं तो यहाँ पर मुझे मिलेगा, ये फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं,
इन सभी वैल्यू को अगर मैं इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दूं और उसके बाद मैं अगर इसको सॉल्व कर दूं, यहाँ पर मास का वैल्यू 1 लिया हुआ, ये क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करने पर हम लोग को 5/6 मिल जाता है। और 5/6 मिल गया है और 5/6 को 0.83 लिखा जाता है अगर पूरा सॉल्व करके लिखें तो। इसी प्रकार y का वैल्यू सॉल्व करेंगे तब भी हम लोग को 5/6 मिलेगा और 5/6 को हम लोग फिर से 0.83 लिख सकते हैं। इसका मतलब इस एल शेप में जो सेंटर ऑफ मास है अलॉन्ग x एक्सिस 0.83 होगा और अलॉन्ग y एक्सिस भी 0.83 होगा। ठीक है, तो x एक्सिस में अगर मैं देखूं तो ये 1 मीटर है, तो 1 मीटर से थोड़ा सा पीछे 0.83, तो थोड़ा सा पीछे ये पॉइंट होगा। ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूं मैं। कौन सा पॉइंट होगा? ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट। उसी प्रकार y एक्सिस के रिस्पेक्ट में भी मुझे 0.83 लेना है, तो y एक्सिस के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर है, तो 0.83 कितना हो जाएगा? थोड़ा सा नीचे, तो यहाँ पर आएगा। तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को अगर हम लोग मैच कर दे तो हम लोग को इस एल शेप का सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पर मिलेगा, इस पॉइंट पर मिलेगा। मतलब ये जो डी पॉइंट के पास में ही मिलेगा। ठीक है, ये ओ लाइन है ना, ओडी लाइन, ओडी लाइन में ही हमको पॉइंट डी के पास हमको इस पूरे एल शेप लैमिना का सेंटर ऑफ मास मिलेगा। और यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, क्लियरली द सेंटर ऑफ मास लाई ऑन द लाइन सिमेट्रिक ओडी। जो ओडी लाइन है इसी में डी पॉइंट के पास में हमको इस एल शेप लैमिना का सेंटर ऑफ मास मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक्स और वाई जेड में जो पोजीशन है हमको क्या मिला है? कोऑर्डिनेट 0.83 मिला है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आया होगा। सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है? 2 बॉडीज ऑफ मासेस 1 किलोग्राम्स एंड 2 किलोग्राम्स आर लोकेटेड एट दी एक्स एक्सिस में कोऑर्डिनेट इसका दिया हुआ 1 मीटर और वाई एक्सिस में 2 मीटर 1 2, और दूसरा कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ है -1 3 दिया हुआ है। कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। हम लोग को फिर से वही चीज़ कैलकुलेट करना है, सेंटर ऑफ मास पोजीशन या मास पॉइंट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद इस डायग्राम को समझाऊंगा। यहाँ पर हम लोग को कोऑर्डिनेट दे दिया हुआ है। कोऑर्डिनेट हमको क्या दिया हुआ है? पहला कोऑर्डिनेट 1 और 2 दिया हुआ है और दूसरा कोऑर्डिनेट हम लोग को दिया -1 और 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग इसको x1 कंसिडर कर लेते हैं, इसको y1 कंसिडर कर लेते हैं, इसको x2 और इसको हम लोग y2 कंसिडर कर लेते हैं। और वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, x1 = 1, x2 = -1 और y1 = 2, y2 = 3। अब हम लोग को जो फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या होता है? अलॉन्ग x एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो फॉर्मूला होता है m1 x1 प्लस m2 x2। चूँकि यहाँ पर 2 पार्टिकल्स दिए हुए हैं इसलिए हम लोग यहाँ पर 2 कोऑर्डिनेट्स ही लेते हैं। और क्या होता है? m1 प्लस m2। इसी प्रकार y के लिए लिख सकते हो। तो इस फॉर्मूला में अगर मैं m1 x1 x2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मुझे मिल जाता है 1 × 1 प्लस 2 × -1 अपॉन 1 + 2। इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग को मिलता है 1 - 2 अपॉन 3। और जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग को मिलता है -1/3 और -1/3 को हम लोग लिख सकते हैं -0.3। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। इसी प्रकार मैं अगर YCM का वैल्यू निकालूं तो मुझे +2.6 मिलता है। क्या मिलता है? +2.6 मिलता है। तो इस प्रकार से मुझे अलॉन्ग एक्स एक्सिस सेंटर ऑफ मास पोजिशंस क्या मिलेगा और सेंटर ऑफ मास पोजीशन अलॉन्ग वाई एक्सिस ये क्या मिलेगा मुझे? ये मिल जाएगा मुझे 0.3 -0.3 और 2.6। तो ये सेंटर ऑफ मास पोजीशन पॉइंट होगा। ठीक है, या सेंटर ऑफ मास पॉइंट होगा। तो इसको अगर हम लोग डायग्रामेटिकली देखना चाहें तो कैसे दिखेगा? तो क्वेश्चन में जो बोला गया है उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ये एक्स एक्सिस है और ये y एक्सिस है। x एक्सिस में हम लोगों ने स्केल ले रखा है यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पर इसमें रीडिंग होगा +1 +2 +3। लेफ्ट साइड में वैसे ही होगा -1 -2 -3।
यहाँ पर हम लोग को कोऑर्डिनेट में दिया हुआ है x का वैल्यू दिया हुआ है 1, मतलब x का वैल्यू 1 यहाँ पर आएगा, और y का वैल्यू दिया हुआ है 2, तो y एक्सिस में हम लोग को 2 का वैल्यू यहाँ पर लेना है और x एक्सिस में 1 का वैल्यू यहाँ। अब दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं। तो जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अलॉन्ग y एक्सिस एक लाइन ड्रॉ करते हैं और x एक्सिस के अलॉन्ग एक लाइन ड्रॉ करते हैं। दोनों एक दूसरे को जहां पर कट करेंगे वहीं पर हमको ये कोऑर्डिनेट मिलेगा 1 2। मतलब हमारा जो फर्स्ट पार्टिकल है 1 किलोग्राम का वो इस पॉइंट पर रखा हुआ है। इसी प्रकार दूसरे कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में अगर मैं देखूं तो दूसरा पार्टिकल्स मेरा कहाँ रखा हुआ है, -1 एक्स एक्सिस है। तो ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस के हमको 1 मीटर डिस्टेंस लेना है निगेटिव एक्स एक्सिस में, तो ये -1 होगा। और y का वैल्यू कितना है, 3 है, तो y एक्सिस में हमको 3 पर जाना है, तो ये मिल गया हमको y एक्सिस में 3। अब इन दो यहाँ पर x एक्सिस के अलॉन्ग एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, y एक्सिस के अलॉन्ग एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, दोनों एक दूसरे को जहाँ पर कट करते हैं वहीं पर हमको क्या मिलेगा, -1 3 मिलेगा। और इस पॉइंट पर सेकेंड पार्टिकल रखा हुआ है जिसका मास कितना है, 2 kg है, जिसका मास कितना है, 2 kg है। तो इस प्रकार से हमारे पास 2 पार्टिकल्स है, एक पार्टिकल यहाँ पर है, एक पार्टिकल यहाँ पर है। अब इन दोनों पार्टिकल्स को एक लाइन में ज्वाइन कर देते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जैसे कि येलो कलर का डॉट लाइन है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसको। इन दोनों के बीच में सेंटर ऑफ मास पॉइंट हमको दिखाना है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। तो हम लोग को जो आंसर मिला है -0.3 और 2.6 मिला है, मतलब y एक्सिस के अलॉन्ग हम लोग को कितना डिस्टेंस लेना है, 2.6। पॉजिटिव y डायरेक्शन में हमको 2.6 लेना है, तो ये है 2, और 2 से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये 2.5 होगा, और 2.5 से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये मिल जाएगा यहाँ पर हमको 2.6। और यहाँ पर x एक्सिस में, निगेटिव x एक्सिस में हमको कितना बढ़ना है, 0.3, तो ये लगभग यहाँ पर होगा, लगभग यहाँ पर। तो y का वैल्यू हमको यहाँ पर मिला है और x का वैल्यू यहाँ पर मिला है। तो अगर मैं x एक्सिस के अलॉन्ग एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ और y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो ये दोनों जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट करेंगे, ये दोनों जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट करेंगे वहीं पर मुझे क्या मिलेगा, सेंटर ऑफ मास पॉइंट मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सेंटर ऑफ मास पॉइंट हो जाएगा। इसी को यहाँ पर लिखा हुआ है सेंटर ऑफ मास -0.3 2.6, ये पॉइंट होगा। ठीक है, इसको हम लोग C से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। तो यहाँ पर आप लोगों का सेंटर ऑफ मास का जो कॉन्सेप्ट है पूरी तरह से कंप्लीट होता है। हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा, थ्योरी देखा और कुछ एग्जाम्पल्स देखे हैं, उसके बाद हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम्स देखे हैं। अब आप लोगों को सेंटर ऑफ मास में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब चलिए इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी क्या होता है, ऑलरेडी हम लोग फर्स्ट लेक्चर में इसके बारे में जान चुके हैं कि रिजिड बॉडी क्या होता है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। आज हम लोग इस टॉपिक में और इस लेक्चर में रिजिड बॉडी के रोटेशनल मोशंस के बारे में बात करेंगे। तो किसी भी रिजिड बॉडी को रोटेशनल मोशन में है करके तब कहा जाता है जब उस बॉडी के रोटेशनल मोशंस करने की वजह से जिस पार्टिकल से वो मिलकर बना हुआ है उस पार्टिकल्स का भी मोशंस कैसा होता है, रोटेशनल होता है। और वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, rigid body is said to be possess rotational motion if all its particle move along the circle in the parallel planes। जैसे कि ये एक प्लेन है, जैसे कि ये एक प्लेन है x और y, ठीक है। यहाँ पर एक रिजिड बॉडी रखा हुआ है और ये बहुत सारे ऐसे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। जब ये रोटेशनल मोशन करने लगता है, जब ये बॉडी जो है रोटेशनल मोशन करने लगता है जिसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कंसिडर कर लेते हैं, तो इसके साथ साथ ये जिस पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है ये रिजिड बॉडी, ये पार्टिकल्स भी क्या करते हैं, हर एक पार्टिकल्स जो है इस बॉडी के साथ साथ ये रोटेशनल मोशन करते हैं ये भी। तब इस रिजिड बॉडी को क्या कहा जाता है, रोटेशनल मोशन कर रहा है करके कहा जाता है, या पोसेस करता है, या रोटेशनल मोशन रखता है, रोटेशनल मोशंस की प्रॉपर्टी अपने पास रखता है।
ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप लोग को यदि 1 मार्क्स में पूछे रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी से आप क्या समझते हैं, तो ये लाइन आप लिख दीजिएगा। अब बात करते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशंस की। द सेंटर ऑफ दिस सर्कल लाई ऑन द फिक्स्ड लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, पैरेलल प्लेन, दिस लाइन इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशंस क्या होता है, तो जो ये सर्कल है, तो इस सर्कल जो है प्लेन के पैरेलल है, और जो रोटेशंस एक्सिस है इस प्लेन के परपेंडिकुलर कंसीडर किया जाता है। ठीक है, इसको आप लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू कर सकते हो। जैसे कि अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग के हाथ में जो नोट्स होगा, अगर उसको मैं होल कर दूं, जैसे कि ये आप लोग नोट्स पकड़े हुए हैं, ठीक है, इसको अगर मैं यहाँ से होल कर देता हूँ, आपका नोट्स भी एक प्रकार का क्या रिजिड बॉडी है, आपका नोट्स भी क्या है एक प्रकार का रिजिड बॉडी है। उसको नोट्स को यहाँ से होल कर कर इसको पेन से ऐसे पेन को यहाँ पर फिक्स कर दो, तो ये पेन आपका क्या हो जाएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा। और ये आपका कॉपी जो है, नोट्स जो है क्या हो जाएगा, रिजिड बॉडी हो जाएगा। और आपका नोट्स जिस पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, वो पार्टिकल्स भी इस नोट्स के साथ, जब आप नोट्स को ऐसे घुमाएंगे तो ये रोटेशन मोशन करने लगेगा, और ये पार्टिकल्स भी रोटेशनल मोशंस करने लगेगा। तो इसको कहा जाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इस बॉडी के मोशंस को कहा जाता है रोटेशनल मोशंस। बहुत ईजी है, ठीक है। और इसी को अगर हम लोग फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें, तो ये डायग्राम कुछ इस प्रकार से दिखेगा। हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। यहाँ पर एक बॉडी रखा हुआ है जो अलॉन्ग वाई एक्सिस रखा हुआ है। यहाँ पर एक बॉडी है जो अलॉन्ग वाई एक्सिस रखा हुआ है। इसका सेंटर पॉइंट को हम लोग वो कंसिडर कर लेते हैं। और यहाँ पर एक पॉइंट है, या रिजिड बॉडी का एक आर्बिट्ररी पॉइंट है, जिस पॉइंट को हम लोग पॉइंट आउट करके बता सकते हैं कि ये रोटेशनल मोशंस कर रहा है। या हम लोग ऐसा कंसिडर कर लेते हैं कि ये पॉइंट पी जो है रिजिड बॉडी का एक पार्टिकल है, ठीक है, जिसकी डिस्टेंस कितनी है, ओरिजिन पॉइंट से वेक्टर आर डिस्टेंस पर है, या पोजीशन वेक्टर है। ये बॉडी का इनिशियल कंडीशन है। जब ये रोटेट करने लगता है तो इसकी पोजीशन जो है यहाँ पर आ जाती है, जिसको हम लोग डैश लाइन से रिप्रेजेंट किए हैं। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट पी का पोजीशन जो है इस सर्कल में इस पॉइंट पी का जो पोजीशन है पॉइंट पी डैश पर आ जाता है। और पॉइंट पी डैश भी यही पार्टिकल है जो रोटेशंस के थ्रू यहाँ पर आई है, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन पॉइंट से इसको आर डैश कंसिडर कर लेते हैं। और ये जो रिजिड बॉडी है इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी, इसको हम लोग ओमेगा कंसिडर कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग रोटेशनल मोशंस ऑफ रिजिड बॉडी को समझ सकते हैं। और यहाँ पर ये जो एक्सिस देख रहे हैं जेड एक्सिस, इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि, या फिर एक्स एक्सिस को कंसिडर कर लेते हैं, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। वो डिपेंड करेगा कि ये बॉडी जो है कौन से प्लेन के पैरेलल है और कौन से एक्सिस के परपेंडिकुलर है। याद रखना, जो परपेंडिकुलर होता है जिसके अलॉन्ग ये रोटेट करता है वही एक्सिस ऑफ रोटेशंस कहलाता है। तो यहाँ पर पी डैश और पी का मतलब क्या है, पार्टिकल इन रिजिड बॉडी। आर डैश, आर का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल पी, एंड पी डैश, या इसी को हम लोग रेडियस वेक्टर बोल देते हैं, क्योंकि ये जब रोटेशनल मोशन करता है तो ये सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है। तो जिस सर्कुलर पाथ को ये फॉलो करता है उसका ये रेडियस का भी काम करता है। और एंगुलर, ओमेगा का मतलब है एंगुलर वेलोसिटी, और थीटा का मतलब है यहाँ पर एंगल, या फिर इसी को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। ये एक छोटा सा टॉपिक था। इसके बाद बात करते हैं इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। अभी जो हम लोग रोटेशनल मोशंस देखे हैं, उस रोटेशनल मोशंस में उसका इक्वेशंस क्या होगा। जिस प्रकार हम लोग लीनियर मोशंस के लिए वेलोसिटी देखे हैं, एक्सीलरेशंस देखे हैं, टाइम देखे हैं, डिस्प्लेसमेंट देखे हैं, उसी प्रकार रोटेशनल मोशंस की भी वेलोसिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है, एक्सीलरेशंस होती है, टाइम तो वही रहेगा, टाइम चेंज नहीं होगा। तो जिस प्रकार हम लोग लीनियर मोशंस के लिए जो इक्वेशन ऑफ मोशंस देखे थे, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और क्या देखे थे, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसी प्रकार रोटेशनल मोशंस के लिए भी इक्वेशन ऑफ मोशंस होते हैं।
यहाँ पर एक डाटा भूल गया हूँ, u VATSU इतना यूज होता है। उसी प्रकार इसमें भी एक डाटा भूल रहे हैं जो कि है ओमेगा 0। ठीक है, v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, a का मतलब एक्सेलरेशन, t का मतलब होता है टाइम, s का मतलब डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, हाइट, व्हाट एवर यू वांट टू टेक। ओके, u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। सिमिलरली हियर इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन एंड टाइम। इन सभी के बीच रिलेशन होता है, उसी को इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशंस कहा जाता है, जो कि इस प्रकार होता है। फर्स्ट इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन फर्स्ट होता है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। सेकेंड इक्वेशन होता है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 0 टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन होता है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, जहाँ पर थीटा का मतलब ओमेगा का मतलब ओमेगा 0 अल्फा और टाइम का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है। अब चलिए, जिस प्रकार हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशंस को प्रूफ किए थे उसी प्रकार इस इक्वेशंस को भी एक एक करके प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले वाले इक्वेशंस को पहले प्रूफ करते हैं। तो हम लोग को पता है, वी नो दैट द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन। जिस प्रकार हम लोग लीनियर मोशन में एक्सीलरेशन का डेफिनेशन लिखते हैं ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी प्रकार रोटेशनल मोशंस में भी हम लोग एक्सीलरेशन को अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी लिख सकते हैं। डी ओमेगा को यहीं रहने देते हैं, डी टी को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा डी टी हमको मिल जाता है। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक। तो जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमको मिल जाता है ओमेगा 0 से ओमेगा तक डी ओमेगा इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू टी। क्योंकि यहाँ पर टाइम क्या रहता है, पहले 0 टाइम होता है और टाइम जो है कितने सेकंड तक बढ़ता है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, कहाँ तक बढ़ता है, t सेकंड तक बढ़ता है ना। तो इसलिए हम लोग ऐसा लिख देते हैं। तो ये टाइम का फंक्शन है, ये ओमेगा का फंक्शन है, इसलिए हम लोग ऐसा यहाँ पर इंटीग्रेट कर देते हैं। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट ओपन करेंगे तो हम लोग को ओमेगा माइनस ओमेगा 0 मिल जाएगा। अच्छा, कुछ लोगों को इंटीग्रेशंस जो है थोड़ा कम आता है, उन लोगों के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है और ओमेगा के रिस्पेक्ट में हम लोग को क्या करना है, इंटीग्रेशंस करना है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ओमेगा आएगा और इसका लिमिट क्या आएगा, ओमेगा 0 ओमेगा आएगा। जब यहाँ पर लिमिट ओपन करेंगे तो ओमेगा की जगह पर ओमेगा रखेंगे माइनस करके, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। जब लोअर लिमिट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा और ओमेगा की जगह पर ओमेगा 0 रख देंगे, तो इस प्रकार से ओमेगा माइनस ओमेगा 0 मिल जाएगा। उसी प्रकार अल्फा को हम लोग यहाँ पर बाहर निकाल देंगे और जब हम लोग dt का इंटीग्रेशंस करेंगे तो यहाँ पर t आ जाएगा और t के पावर में 0 से t आएगा, t के जगह पर t रखेंगे माइनस 0 रखेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा अल्फा t। और जब यहाँ पर ओमेगा 0 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो हम लोग को फाइनली मिल जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। इस प्रकार से फर्स्ट इक्वेशन जो है क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, इसी प्रकार सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशंस को भी प्रूफ करते हैं। चलिए, सेकंड इक्वेशंस को प्रूफ करने के लिए फिर से हम लोग को पता है एंगुलर वेलोसिटी का डेफिनेशन। एंगुलर वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल्स टू डी थीटा अपॉन डी टी, डी थीटा अपॉन डी टी। तो डी थीटा इज इक्वल्स टू, जब डी टी को इधर ट्रांसफर करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, डी थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा डी टी मिल जाएगा। अब फिर से इस इक्वेशंस को हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से लेकर थीटा तक और राइट साइड को 0 से लेकर टी टाइम तक। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा थीटा इज इक्वल टू 0 से थीटा इज इक्वल टू थीटा तक डी थीटा, और ये टी इज इक्वल टू 0 टाइम से टी इज इक्वल टू टी टाइम ओमेगा डी टी, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग को पता है इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या होता है, रोटेशनल का फर्स्ट इक्वेशन ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग लिमिट ओपन करेंगे तो 0 से थीटा हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो थीटा आएगा, इसका लिमिट क्या था, 0 से थीटा था। और जब इसको इस वैल्यू को यहाँ पर पुटअप करेंगे ओमेगा को हटाकर तो हम लोग को मिल जाएगा ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी मिल जाएगा। और यहाँ पर इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, 0 से टी तक कर रहे हैं। अब यहाँ पर जब हम लोग ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो मिल जाएगा 0 से टी इंटीग्रेशन ओमेगा 0 डी टी मिल जाएगा, प्लस करके यहाँ पर 0 से टी अल्फा टी डी टी मिल जाएगा। यहाँ से अल्फ़ा को हम लोग कॉमन ले लेंगे, जब हम लोग इसका इंटीग्रेशंस करेंगे तो ओमेगा 0 कॉमन निकलेगा तो यहाँ पर t आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, और जब लिमिट ओपन करेंगे अपर लिमिट तो यहाँ पर हमको t मिल जाएगा।
उसी प्रकार जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अल्फा कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पर टी और डी टी बचेगा, और टी का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो टी स्क्वायर अपॉन 2 मिल जाएगा, और लिमिट क्या था 0 से टी था। और जब यहाँ पर लिमिट को हम लोग जब ओपन करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा टी स्क्वायर, क्योंकि टी के जगह पर टी ही रहेगा और 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा ओमेगा 0 टी प्लस अल्फा टी स्क्वायर अपॉन 2 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग को सेकंड इक्वेशंस क्या मिल गया, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा 0 टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर मिल गया। तो यहाँ पर सेकंड इक्वेशन भी क्या होता है, प्रूव्ड होता है। इसी को कहा जाता है इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन का सेकंड इक्वेशन। इसी प्रकार थर्ड इक्वेशंस को भी हम लोग प्रूफ करते हैं। एंगुलर एक्सीलरेशंस का डेफिनेशन अल्फा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा अपॉन डी टी। इसको हम लोग लिख सकते हैं डी ओमेगा डी थीटा अपॉन डी टी, क्योंकि थीटा और थीटा कटेगा तो हम लोग को फिर से डी ओमेगा डी टी मिल जाएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर ये जो डी थीटा अपॉन डी टी है ये एंगुलर वेलोसिटी का डेफिनेशन है, इसलिए मैं इसको लिख सकता हूँ अल्फा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा अपॉन डी थीटा डॉट ओमेगा। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, डी ओमेगा को यहीं पर रखता हूँ, डी थीटा को इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो मुझे मिल जाता है अल्फा डी थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा डी ओमेगा। अब इस इक्वेशंस को मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ 0 से थीटा तक, या फिर 0 से ओमेगा तक, तो मुझे मिल जाता है 0 से थीटा अल्फा डी थीटा, और मुझे मिल जाता है ओमेगा 0 से ओमेगा तक ओमेगा डी ओमेगा। इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ, अल्फा कॉमन निकल जाता है तो थीटा आ जाता है, थीटा में लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो थीटा ही आ जाता है। यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 आएगा इंटीग्रेशन, क्योंकि हम लोग को पता है एक्स की पावर एन का अगर हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं तो एक्स की पावर में n+1 अपॉन में n+1 ही आता है। तो इसी फॉर्मूले से ओमेगा की पावर में 1 है तो ये ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, लिमिट ओमेगा 0 ओमेगा आ जाएगा। अब यहाँ पर अल्फा थीटा इज इक्वल टू हमको मिल गया, अगर यहाँ पर मैं लिमिट ओपन कर दूँ तो ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर अपॉन 2 मिल जाएगा, और इसको यहाँ पर 1/2 को कॉमन निकाल के इधर ट्रांसफर करूँगा तो मुझे मिल जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर ओमेगा 0 को इधर ट्रांसफर कर देता हूँ तो मुझे मिल जाता है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। इसी को कहा जाता है रोटेशनल मोशंस के लिए थर्ड इक्वेशन, और ये थर्ड इक्वेशंस भी प्रूव्ड होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से रोटेशनल मोशंस का इक्वेशंस भी कंप्लीट होता है और ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग बात करते हैं कंपैरिजन की। अभी तक हम लोगों ने फिजिक्स में क्या पढ़ रखा है, लीनियर मोशन पढ़ रखा है और रोटेशनल मोशन अभी पढ़ लिए। अब हम लोग दोनों का कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि कंपैरिजन कभी कभी पूछ दिया जाता है 1 मार्क्स 2 मार्क्स में, या फिर यहाँ से कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए दोनों में कंपैरिजन ज़रूरी है। तो मैं एक तरफ पुट कर देता हूँ लीनियर मोशंस को और एक तरफ पुट कर देता हूँ मैं रोटेशनल मोशन को। तो लीनियर मोशन में हम लोग क्या कौन कौन से क्वांटिटीज पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं, वेलोसिटी पढ़ते हैं, एक्सीलरेशन, फोर्स, मास पढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी को वी से, एक्सीलरेशन को ए से, फोर्स को एफ से, मास को एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब उसी प्रकार रोटेशनल मोशंस में डिस्प्लेसमेंट के जगह पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं, जिसको थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, वेलोसिटी के जगह पर एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशंस के जगह एक्सीलरेशंस के जगह पर एंगुलर एक्सीलरेशन, और फोर्स के जगह पर टॉर्क पढ़ते हैं, और मास के जगह पर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ते हैं। ठीक है, जिस प्रकार डिस्प्लेसमेंट का लीनियर मोशंस में मीटर होता है यूनिट, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फोर्स का न्यूटन, मास का किलोग्राम, उसी प्रकार रोटेशनल मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो नोटेशन और जो यूनिट होता है थीटा रेडियन होता है, एंगुलर वेलोसिटी का रेडियन पर सेकंड होता है, और एंगुलर एक्सीलरेशंस का होता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होता है, और टॉर्क का न्यूटन मीटर होता है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं फॉर्मूले की, एक्सप्रेशंस की। जिस प्रकार लीनियर मोशंस के लिए वेलोसिटी को v = ds/dt लिखा जाता है, उसी प्रकार रोटेशनल मोशन में एंगुलर वेलोसिटी को ω = dθ/dt लिखा जाता है। उसी प्रकार एक्सीलरेशंस को इस प्रकार लिखा जाता है और फोर्स को इस प्रकार से लिखा जाता है।
लीनियर मोशन में फोर्स को F इज इक्वल टू एम ए या इसी को d बाई डी टी एम वी लिखा जाता है। उसी प्रकार टॉर्क को टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा लिखा जाता है या इसी को d बाई डी टी आई ओमेगा लिखा जाता है। वर्क डन को F डॉट एस लिखा जाता है, वर्क डन को इसमें टाउ थीटा लिखा जाता है। लीनियर काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर होता है, इसमें E इज इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर होता है। पावर एफ वी होता है, पावर इसमें टाउ ओमेगा होता है। उसी प्रकार लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू एम वी होता है, इसमें एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा होता है। इम्पल्स की अगर हम लोग बात करें तो F डेल टी इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू होता है। उसी प्रकार इसमें एंगुलर इम्पल्स जो है टाउ डेल टी इज इक्वल टू आई ओमेगा एफ माइनस आई ओमेगा आई होता है, आई ओमेगा एफ माइनस आई ओमेगा आई होता है। तो इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस हैं लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशंस का। और अगर हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशंस की बात करें तो लीनियर मोशंस का इक्वेशन ऑफ मोशन कुछ ऐसा होता है जिसको मैं अब भी कुछ देर पहले आप लोग को बताया हूँ, और रोटेशनल मोशंस का इक्वेशन ऑफ मोशन कुछ ऐसा होता है जिसको हम लोग अभी कुछ देर पहले डिराइव करके भी देखे थे। तो इस प्रकार से हम लोग लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशंस में कंपैरिजन कर सकते हैं और ऐसा हम लोग को कुछ फॉर्मूला मिलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये कंपटीशन एग्जाम के पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ओवरव्यू जो है आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। तो इस प्रकार से ये टॉपिक भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब चलिए रोटेशनल मोशन से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ फ्लाई व्हील रोटेटिंग एट 420 रोटेशन पर मिनट स्लो डाउन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट टाइम इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फ्लाई व्हील। बोलने का मतलब ये है कि एक फ्लाई व्हील है या एक रिंग है हमारे पास जो कि कितना रोटेट करता है 420, मतलब एक मिनट में वो कितने बार रोटेट होता है, 420 बार रोटेट होता है। और इसका जो रोटेशन है वो धीरे धीरे करके कम होता है। तो किस दर से कम होता है, तो 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर से कम होता है। तो इसको स्टॉप होने में, इसको पूरी तरह से रुकने में कितना टाइम लगेगा, दैट मीन्स यहाँ पर हमको टाइम का वैल्यू कैलकुलेट करना है। सबसे पहले फिजिक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हमको डाटा क्या दिया हुआ है और हमको कैलकुलेट क्या करना है, ये दो चीज़ निकालना आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग को जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं। चूँकि यहाँ पर जो ये डाटा दिया हुआ है ये क्या चीज़ है, यहाँ पर इनिशियल फ्रीक्वेंसी है, इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बोला गया है रोटेशन पर मिनट। पर मिनट बोलने का मतलब है 1/t और 1/t का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। तो पहले ये इतना रोटेशंस ले रहा था। वैसे भी हम लोग को फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन पता है, 1 मिनट में या 1 सेकेंड में जो साइकिल है, जितना साइकिल कंप्लीट करता है कोई भी पार्टिकल्स या कोई भी बॉडी जो है, उसी को हम लोग उसका फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये डेफिनेशन से आया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम लोग इनिशियल कह देते हैं क्योंकि ये पहले इतना बार रोटेट कर रहा था 1 मिनट में, बाद में ये रुक गया। तो रुकने वाले सिचुएशंस में जो फ्रीक्वेंसी हमको मिलेगा उसको हम लोग न्यू कंसिडर कर लेते हैं और स्टार्टिंग में जो इसका फ्रीक्वेंसी उसको न्यू ज़ीरो कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि ये इनिशियल है। तो ये हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, न्यू ज़ीरो इज इक्वल टू 420 आरपीएम। आरपीएम का मतलब मैं बता चुका हूँ, आरपीएम का मतलब होता है रोटेशन पर मिनट और इसी को आरपीएस लिखा जाता है। तो आरपीएस का मतलब होता है रोटेशन पर सेकेंड। अच्छा, ये नीचे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो, है ना। तो यहाँ पर ये जो न्यू ज़ीरो है, अगर मैं इसको मिनट को सेकंड में चेंज करूंगा तो इस डाटा को मुझे 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। और जब मैं इसको 60 से डिवाइड करूंगा तो ये ज़ीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, मुझे कितना मिल जाएगा 42/6। और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 7 आरपीएस। 7 आरपीएस मतलब 7 रोटेशन पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में वो 7 बार रोटेट करता है। जो हमको फ्लाई व्हील दिया हुआ है ना, ये कितने बार रोटेट करता है 1 सेकेंड में जी, 7 बार, 7 टाइम्स, ठीक है। आगे बात करते हैं नाउ इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। अब हम लोग बात करते हैं इस वाले रोटेशंस के लिए एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है हम लोग को पता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू होता है।
बट यहाँ पर एंगुलर इनिशियल फ्रीक्वेंसी के लिए इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं ओमेगा ज़ीरो, इसको लिख लेते हैं ओमेगा ज़ीरो इज इक्वल टू 2 पाई न्यू ज़ीरो। न्यू ज़ीरो का वैल्यू हम लोग को पता है 7 है, पाई का वैल्यू हम लोग को पता है 22/7 होता है, 2 का वैल्यू तो वैसे ही रहेगा, ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 22 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये 44 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी का जो यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड होता है। तो ओमेगा ज़ीरो का वैल्यू हम लोग को यहाँ पर मिल गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एंड आल्सो गिवन, और हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट रेट दिया हुआ है 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो एंगुलर एक्सीलरेशंस का डाटा है ये, है ना। तो यहाँ पर एंगुलर एक्सीलरेशन हमको दिया हुआ है 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, बट इसको हम लोग यहाँ पर नेगेटिव लिए हैं। नेगेटिव इसलिए लिए हैं क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एंगुलर वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम लोग निगेटिव लिए हैं। और यहाँ पर लास्ट में ये जो फ्लाई व्हील है ये घूमना बंद कर देता है धीरे धीरे इस रेट से। इसका मतलब इसका एंगुलर वेलोसिटी जो है घट कर कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तब यहाँ पर हम लोग को टाइम निकालना है कि इतने से ये इतना कैसे होता है, 44 से ये 0 कैसे होता है, ये हमको यहाँ पर टाइम कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा ज़ीरो प्लस अल्फा टी। हम लोग को टी का वैल्यू निकालना है, इसलिए ओमेगा ज़ीरो को इधर ट्रांसफर करेंगे, अल्फा को भी इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो स्मॉल टी इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, ओमेगा माइनस ओमेगा ज़ीरो अपन अल्फा मिल जाएगा। ओमेगा का वैल्यू कितना है, 0 है, ओमेगा ज़ीरो का वैल्यू कितना है, 44 है, अल्फा का वैल्यू कितना है, -2 है। तो यहाँ पर हम लोग को कितना मिल जाएगा, -44 अपॉन -2, और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और 44 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22। तो यहाँ पर t का वैल्यू कितना हो गया, t इज इक्वल टू 22 सेकेंड, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आया होगा। अच्छा, कुछ लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर हम लोग कैसे पहचानेंगे ये जो डाटा दिया हुआ है कि ये फ्रीक्वेंसी का है कि क्या है। तो बेटा आप लोग को यहाँ पर जो यूनिट दिया हुआ ना, इसको देखकर पहचानना आना चाहिए। अगर आप लोग को कोई भी सिंबल नहीं दिया हुआ है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, केवल आपको यूनिट दिया हुआ है, केवल आपको यूनिट दिया हुआ है, तब आप लोगों को उसका यूनिट देखकर ही डाटा को या क्वांटिटीज को पहचानना आना चाहिए। जैसे कि मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन का होता है, किलोग्राम मास का होता है, न्यूटन फोर्स का होता है, और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये भी फोर्स का होता है, और किलोग्राम मीटर पर सेकंड ये किसका होता है, तो ये मोमेंटम का होता है। तो इस प्रकार से यूनिट को देखकर आप लोगों को पहचानना आना चाहिए कि ये कौन से फिजिकल क्वांटिटीज का वैल्यू है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आरपीएम को देखकर हम लोग पहचान लिए थे कि ये फ्रीक्वेंसी का वैल्यू, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन ही होता है यूनिट टाइम में जितने बार बॉडी जो है रोटेट करता है या साइकिल को जितने बार घूमता है या वाइब्रेट होता है, ऐसा कुछ डेफिनेशन है फ्रीक्वेंसी का, इसलिए हम लोग इसको पहचानना है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोमेंट ऑफ फोर्स, या इसी को टॉर्क कहा जाता है। आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि इस लेक्चर में करेंगे तो ये लेक्चर जो है लेंदी हो सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में यहीं तक। थैंक यू सो मच टू ऑल।